सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसे नहीं कर रहे कि बस दो चार लेक्चर्स डाल देंगे, नहीं सर। फ्रॉम बेसिक से लेके, जैसे मैंने आपको बोला था, अकाउंट्स के बेसिक से लेके एकदम एंड तक पूरी की पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म करेंगे, चाहे इसके अंदर हमें जितने मर्जी लेक्चर्स लग जाए। और बेटा, ये वाले चैनल की जो प्ले लिस्ट है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, वो ही बच्चे देखे जिनको 100% अपनी पूरी की पूरी अकाउंटेंसी अच्छे से कवर अप करनी है। जस्ट पास वाले यहाँ मत आए, ठीक है। अगर आपको सिर्फ जस्ट अगर पास करना है ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मैं आराम से तसल्ली से आप लोगों को पूरी की पूरी अकाउंटेंसी करवाने वाला हूँ, 11th क्लास की, प्लस आपका बीकॉम के अंदर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो वाली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखो लिंक होगा, वहाँ से लिंक करके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों की ओपन हो जाएगी, ठीक है। और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वीडियो के साथ। मैंने आप लोगों को क्या क्या समझा दिया था सर? मैंने आपको कैपिटल एक्सप्लेन करा था लास्ट वीडियो के अंदर, ड्राइंग्स एक्सप्लेन करा था, बिजनेस ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन कर दिया था, टाइप्स ऑफ एसेट्स एक्सप्लेन कर दिया था, फिर मैंने आपको लाइबिलिटी एक्सप्लेन कर दी थी, है ना। लाइबिलिटी एक्सप्लेन करी थी जिसमें नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ये सब एक्सप्लेन कर दिया था। आज का हमारा टारगेट है कुछ और चीज़ों को समझने का, तो आओ बच्चों समझते हैं कुछ और चीज़ें। चलो देखो, बिजनेस ट्रांजेक्शन समझा था हमने लास्ट वीडियो के अंदर। बिजनेस ट्रांजेक्शन दो तरीके की होती है बेटा। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है? पैसों का आना जाना, पैसों का इनफ्लो एंड पैसे का आउटफ्लो, ठीक है। आप कोई भी चीज़ खर्चा करते हो या कोई भी चीज़ इनकम होती है आपकी, तो किसी की जेब से आपके पास पैसे आते हैं और आप क्या करते हो सर? एक्सपेंस करते हो, है ना। पैसों का आना जाना लगा रहता है। अब तुम सोचो, ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होती है ना, ये दो तरीके की होती है। या तो आप कैश में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, या फिर किस में कर सकते हो? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है सर? उधार पे, ठीक है। जैसे आप एक दुकानदार के पास गए, आपने बोला भैया सामान देना, लेकिन आपने बोला सर अभी तो पैसे नहीं है, हम आपको बाद में दे देंगे, तो दैट इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन को क्या बोला बच्चों लोग? क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोला। तो हम ऐसी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? यस सर, ऐसी ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो कैश में ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस की, और एक ट्रांजेक्शन होती है बच्चों क्रेडिट में। बात करते हैं सर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन गिव बर्थ टू टू न्यू पर्सन्स। ये मेरी लाइन है। जब भी आप किसी के साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करते हो ना बच्चों, तो दो लोगों का पैदा हो जाता है, दो लोग पैदा हो जाते हैं सर। दो लोग कैसे पैदा होते हैं? देखो, एक बंदा पैदा होता है डेटर, और एक बंदा पैदा होता है क्रेडिटर। सर ये डेटर और क्रेडिटर क्या थे? आप हमें एक बार जल्दी से समझा दो ना। तो देखो, मैं आप लोगों को एक बार समझाता हूँ, रीकैप करवाता हूँ। इतना टाइम हो गया ना पढ़े हुए अकाउंट्स को भी, आप लोग भूल गए होगे, हैं बच्चों। देखो ध्यान से समझना मेरी बात। सर डेटर और क्रेडिटर समझाना है। तुम सोचो, ये कौन है? ये मैं हूँ। ये कौन है सर? मैं हूँ। मैं गया सर मार्केट में। कहाँ गया सर मैं? मार्केट में। क्या करने के लिए बच्चों लोग? शॉपिंग। तो शॉपिंग करने के लिए गया, मेरे को चाहिए थी एक शर्ट। तो मैंने एक शर्ट परचेज करी, मेरे को एक शर्ट समझ में आई। सर शर्ट थी वो 4000 की। कितने की शर्ट समझ में आई सर? 4000 रुपीज़ की मुझे शर्ट परचेज करनी थी। लेकिन बताए क्या हुआ? सर मैं वॉलेट लेकर जाना भूल गया, वॉलेट नहीं लेकर गया। सर यूपीआई ट्रांजेक्शन कर देते, फ़ोन भी नहीं है मेरे पास। तो ये जो मार्केट में जो बंदा था ना, जिस शॉप से मैंने सामान जो परचेज करा, ये अपना जानकार था। ये थे मिस्टर राहुल अंकल। कौन थे बच्चों? ये मिस्टर राहुल अंकल थे। ये मेरे को अच्छे से जानते थे। उन्होंने बोला, अरे क्या मिस्टर शर्मा जी, आप ये शर्ट लेकर घर पे चले जाओ, कोई बात नहीं, पैसे तो आते रहेंगे। तो मिस्टर राहुल जो था ना, राहुल कौन था? शॉपकीपर था। कौन था? शॉपकीपर। याद रखना मेरी बात, ठीक है। और मैं कौन था? मैं था कस्टमर। ध्यान से समझना, मैं कौन हूँ? कस्टमर। और राहुल कौन है? शॉपकीपर। बच्चों एक बात बताओ, मैंने क्या करा है? मैंने राहुल से उधार पे सामान खरीदे। तो मैंने क्या करा? देखो, बीइंग अ कस्टमर, मैंने क्या करी? क्रेडिट परचेज। क्या करी बच्चों लोग? क्रेडिट परचेज, उधार पे सामान खरीदा। और जो राहुल है, इसने क्या करी? क्रेडिट सेल्स। क्या करी? क्रेडिट सेल्स। एक बात तो ये समझ लो सर, जिस ट्रांजैक्शन के अंदर पैसों का लेना देना नहीं होता, ऐसी ट्रांजैक्शंस को क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो मैंने क्या करी थी? मैंने करी थी क्रेडिट परचेज, और राहुल ने क्या करी थी? क्रेडिट सेल्स। तो एक बात बताओ ना, अभी तो मैं राहुल को पैसे नहीं देकर आया, तो बाद में तो देने पड़ेंगे ना, बाद में तो देने पड़ेंगे। तो राहुल के पास मेरे पास से क्या मिलेंगे उसको? राहुल को क्या मिलेंगे? मेरे से पैसे मिलेंगे। तो ध्यान से समझना, हमारे पास जिस बंदे से पैसे आने होते हैं वो हमारा होता है डेटर। हमारे पास जिस बंदे से पैसे आने होते हैं वो हमारा क्या होता है सर? डेटर होता है। तो राहुल के लिए ध्यान से समझना, मैं एक बार बोलूंगा, राहुल के लिए जो मैं हूँ मिस्टर शर्मा, मैं जो हूँ मिस्टर शर्मा, वो कौन है पता है? डेटर। वो कौन है? डेटर। ठीक है सर। सर हमें जिसके पैसे देने होते हैं, हमें जिसके पैसे देने होते हैं वो हमारा कौन होता है? क्रेडिटर होता है। तो मुझे मुझे राहुल के पैसे देने हैं, तो मुझे मिस्टर राहुल के क्या देने हैं? पैसे देने हैं। तो मेरे लिए राहुल कौन हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राहुल मेरे लिए क्रेडिटर हो जाएगा। तो सीधी सी एक बात समझना, डेटर कौन होता है?
डेटर कौन होता है? वो बंदा जिससे हमारे पास पैसे आएंगे। तो डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर कब पैदा होता है? जब आप क्या करते हो? क्रेडिट सेल्स करते हो। तो राहुल ने मुझे उधार पे सामान बेचा था, राहुल ने क्या करी थी? क्रेडिट सेल्स करी थी। तो राहुल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मैं कौन बन गया सर? डेटर बन गया। तो द टर्म डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म्स टू हुम मनी हैज बीन टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, जिसको हमने सामान बेचा है या सर्विसेज दिया किस पे बच्चों लोग? क्रेडिट पे। एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, और सामने वाले ने क्या नहीं दिए सर? हमें पैसे नहीं दिए। ठीक है सर, इतनी सी बात समझे? यस सर। दे स्टिल ओ सम अमाउंट टू द बिजनेस। इन लोगों को क्या करना है सर? कुछ पैसे देने हैं। किसको? बिजनेसमैन को पैसे देने हैं। ठीक है, चलो दुकानदार को, शॉपकीपर को पैसे देने हैं। क्रेडिटर कौन होता है बेटा? जब भी आप किसी से क्या करते हो? क्रेडिट परचेज करते हो। अब जैसे मैंने राहुल से क्या करी थी? क्रेडिट परचेज करी थी, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राहुल कौन बन गया था सर? क्रेडिटर बन गया था। ठीक है। द टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन और फर्म्स फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज और सर्विसेज प्रोक्योर्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स किस पे परचेज करे गए हैं सर? क्रेडिट पे। एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टू देम, और मैंने उनको क्या नहीं दिए सर? पैसे नहीं दिए। अब बेटा डेटर से एक वर्ड पैदा होता है बैड डेट। डेटर से एक वर्ड क्या पैदा होता है सर? बैड डेट। बैड डेट क्या होता है? तुम सोचो, मान लो मेरे पास एक बंदे से पैसे आने थे, मेरा एक डेटर था। मान लो मेरा एक डेटर था, सुनना मेरी बात ध्यान से। मेरा एक डेटर था, उससे मेरे पास पैसे आने थे 10 लाख। मैंने उसको बिजनेस करने के लिए एक बंदे को कितने पैसे दे रखे थे बच्चों? 10 लाख। उसने मेरे को बोला था भाई देख मेरे को बिजनेस करना है, 10 लाख दे दे। मैंने उसको 10 लाख रुपए दिए। लेकिन बच्चों उसका बिजनेस नहीं चल पा रहा, उसकी सेल्स नहीं हो पा रही, जैसा उसने मेरे को बोला था उस हिसाब से उसका बिजनेस नहीं चल रहा। तो अंदर से क्या होने लग जाता है सर? डर लगने लग जाता है। अंदर से क्या लगता है बच्चों लोग? डर लगता है कि हो सकता है कि मेरे पैसे डूब ना जाए, है ना? चांसेस है ना कि पैसे डूब ना जाए। तो बेटा एक दिन मैंने इस बंदे को फ़ोन करा, मैंने कहा भाई मेरे 10 लाख रुपए दे दे। इसने बोला भाई देख बिजनेस की हालत जो है ना बहुत ख़राब चल रही है, मैं तेरे को सिर्फ 8 लाख रुपए दे पाऊंगा। कितने पैसे दे पाऊंगा? बोलो कितने पैसे? 8 लाख रुपए दे पाऊंगा। और सोचो क्या हुआ होगा। तो देखो 8 लाख रुपए, मेरे जो डेटर जिससे 10 लाख आने थे, अब उसने 8 लाख रुपीज़ देने का प्रॉमिस करा। मैंने कहा भाई बाकी के 2 लाख, उसने बोला भूल जाओ उसको, मैं नहीं दूंगा तेरे को पैसे, क्योंकि मेरे बिजनेस में क्या हो चुका है? लॉस हो चुका है। तो बेटा ये जो 2 लाख रुपए मेरे जो डूब गए ना, ये पैसे क्या हो गए सर? डूब गए, लॉस हो गया मुझे। इसको बोलते हैं बैड डेट। क्या बोलते हैं? बैड डेट। तो बैड का मतलब गंदा, डेट का मतलब कर्जा। अब मैंने इस बंदे को क्या दिया था? कर्जा दिया था, लोन दिया था, और ये मेरा क्या हो गया सर? बैड हो गया। मतलब ये बंदा मुझे पैसे नहीं देने वाला। तो बैड डेट कहाँ से पैदा होता है सर? डेटर से पैदा होता है। अगर ये डेटर होता ही नहीं, अगर ये डेटर होता ही नहीं तो क्या बैड डेट होता सर? बैड डेट होता ही नहीं। तो जिस बिजनेस में ज़्यादा डेटर्स होते हैं ना, जिस बिजनेस में ज़्यादा डेटर्स होते हैं उसमें चांसेस ऑफ बैड डेट ज़्यादा होते हैं। जैसे बैंक्स हो गए, बैंक्स बैंक्स लोगों को क्या देता है सर? लोन देता है। तो बैंक के पास चांसेस है बैड डेट के ज़्यादा। ठीक है सर, समझ गए सर। बैड डेट, तो देखो क्या लिखा हुआ है बैड डेट के अंदर? इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बीन इरिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर। सर ये पैसा डेटर से वापस नहीं आएगा। इट इज़ अ बिजनेस लॉस एंड इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस। तो सर ये लॉस होता है और इसको पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं। अब सर पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं, याद होगा क्लास 11th के अंदर करा होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं याद तो मैं आगे आपको समझाऊंगा ना भाई। अभी सिर्फ ये सोचो सर ये बैड डेट वो पैसा है जो कि डेटर से इरिकवरेबल है, मतलब डेटर ने देने से मना कर दिया। ठीक है भैया, वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? समझ में आ रहा है? तो फटाफट से वीडियो को क्या कर दो? लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम्हारे जो भी कमेंट्स हैं उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर ऐसे ही पढ़ना चाहते हो, थोड़ा फास्ट पढ़ना चाहते हो। देखो मेरा यहाँ पे से पता है क्या छोटा सा ऑब्जेक्टिव है? आप लोगों को बेसिक से लेके एकदम एंड तक अकाउंटिंग का एक्सपर्ट बना देना, ताकि आगे के जितने भी सेमेस्टर्स है ना, सेमेस्टर 1 तो मैं करवा ही रहा हूँ, 2 3 4 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके अंदर आपको क्या नहीं आनी चाहिए सर? प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है? यस सर। सर बहुत बढ़िया। बात करते हैं परचेजेस। परचेजेस का मतलब तो जानते हो ना, सामान खरीदना। ठीक है, परचेज किस में कर सकते हो? कैश परचेज में भी कर सकते हो, क्रेडिट में भी परचेज कर सकते हो। सेल्स का मतलब समझते हो? तो सेल्स कैश में भी हो सकती है और किस में हो सकती है? क्रेडिट में भी हो सकती है। क्रेडिट सेल जब करते हो तो कौन पैदा होता है दोस्तों लोग? डेटर पैदा होता है। और जब क्रेडिट परचेज करते हो तो कौन पैदा होता है? कौन पैदा होता है सर? डेटर पैदा होता है। लिख रहे हो ना तुम लोग मेरे साथ साथ थोड़ा थोड़ा? यस, थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो। अब बात करते हैं परचेज रिटर्न। भाई मैंने किसी से सामान परचेज करा था, मैं सामान घर पे ले आया, घर पे देखने के बाद शीशे के सामने खड़ा हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, या उसके अंदर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने वो सामान क्या कर दिया बच्चों? उसको वापस कर दिया। तो ऐसा कर सकता हूँ मैं? नहीं कर सकता? यस सर बिल्कुल कर सकते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? परचेज रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न का पता है एक और वर्ड भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड्स। याद करना है इस वाले वर्ड को, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न। सच रिटर्न्स आर टर्म्ड एज, इसको आप क्या नाम देते हो? रिटर्न आउटवर्ड्स। बाहर वाले से सामान परचेज करा और बाहर वाले को क्या दे दिया सर? वापस दे दिया, दैट इज नोन एज रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है, ओके डन। सेल्स रिटर्न।
सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड सोल्ड टू देम। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है? मान लो मैंने आप लोगों को सेल करा, आप लोग मेरी दुकान पे, आप लोगों ने सामान खरीदा, आप लोगों को कुछ सामान समझ में नहीं आया तो आपने मुझे वापस कर दिया, तो इसको क्या बोला हमने? सेल्स रिटर्न बोला। मेरा सामान मुझे ही वापस आ गया तो इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स ऐसे समझना। देखो जब मैं तुम्हारी एज का तो मैंने इसको कैसे लर्न करा था? परचेज आप किससे करके आते हो? बाहर वाले से परचेज करके आते हो ना, तो बाहर वाले को आपने सामान वापस करा तो बोला मैंने रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स। और सेल्स मैंने करी, मेरा सामान मुझे ही वापस आ गया तो इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है, मैं तो ऐसे याद करता था। अब बात करते हैं सर डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ कम प्राइजेस के अंदर आपको मिल जाती है, उसके कुछ कुछ रीजंस हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं सर? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इज इधर एन अलाउंस ऑफर्ड बाय द सेलर। अलाउंस का मतलब क्या होता है? कुछ बेनिफिट दे रहा है सेलर आप लोगों को आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड और अ डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। अब सर अकाउंट्स के अंदर कितने तरीके के डिस्काउंट होते थे बच्चों? एक ट्रेड डिस्काउंट होता था, एक कैश डिस्काउंट होता था, और एक होता था आपका रिबेट। क्या होता था? रिबेट। तो एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट, और एक होता था आपका रिबेट। अब सर ये ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट क्या होते हैं? फटाफट से देखो समझा रहा हूँ। आप तुम सोचो, आप लोग मेरे पास, जैसे मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं सर हमें एक अकाउंट्स पढ़नी है, सर पढ़ा दोगे? मैंने कहा बिल्कुल भाई, पढ़ाने के लिए तो बैठे हुए हैं, बताओ कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं? तो बच्चे ने बोला अकाउंट्स। ठीक है, तो ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोगों को ऐसे सोच मत लेना कि कुछ ऐसा होता होगा। चलो मैं बताता हूँ। बच्चा आया अकाउंट्स पढ़ने के लिए, उसने बोला सर अकाउंट्स पढ़नी है। मैंने कहा हाँ ठीक है पढ़ा देंगे। कितने पैसे लोगे सर? मैंने कहा जी 20,000 रुपीज़ लेंगे साल के पढ़ाने के। कोई बात नहीं, आपको पढ़ा देंगे। जैसे 11th 12th क्लास के बच्चे हैं तो मैंने बोला 20,000 रुपीज़ लेंगे, अकाउंट्स पढ़ा देंगे। उसने बोला सर अकाउंट्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ देंगे, कुछ डिस्काउंट? मैंने बोला हाँ ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट आपको 18 का लगा देंगे। तो 20,000 के अकाउंट्स, 18,000 की आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, टोटल आपका कितना हो गया साल का? 38,000 हो गया। बच्चे ने बोला सर हमको जो है ना आपसे बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़नी है। अच्छा, अब बताओ डिस्काउंट। मैंने कहा एक काम करते हैं, 20,000 रुपये का अकाउंट्स, 18,000 रुपये का इकोनॉमिक्स, 17,000 रुपये का बिजनेस स्टडीज़। बच्चे ने बोला सर मैथ्स भी पढ़नी है। तो अब समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जैसे मान लो गली में से एक सब्जी वाला भैया जा रहे थे, हमने बोला भैया ये बताओ ये सब्जी कितने की है? 1 kg हमें परचेज करना है। तो हमने बोला भैया 1 किलो आलू चाहिए, भैया कितने का दोगे? उसने बोला मैडम 30 रुपये किलो है आलू। हमने बोला भैया 1 किलो नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए 10 किलो। अब बताओ कितने का लगाओगे? तो उसने बोला मैडम 25 रुपये किलो लगा लेंगे अगर आप 10 किलो खरीदोगे। तो ऐसे डिस्काउंट को क्या बोला दोस्तों? हमने ट्रेड डिस्काउंट बोला। क्या बोला हमने? ट्रेड डिस्काउंट। इट इज़ द रिडक्शन इन द प्राइजेस बाय द सेलर। सेलर प्राइजेस को कम कर देगा टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। तो अब तुम सोचो ना, फ्लिपकार्ट के अंदर भी होता है, अमेजोन के अंदर भी होता है। 5,000 की शॉपिंग करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। या बड़े बड़े मॉल्स में आप जाते हो कि 2 जीन्स परचेज करो, 3 जीन्स परचेज करो तो उसमें आपको क्या मिलेगा? और डिस्काउंट मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। सर आज समझ में आया ना सर हमें ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? तो जब आप किसी बल्क में चीज़ को परचेज करते हो ना, तो आपको जो डिस्काउंट जो मिलता है दैट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। सर समझ में आ गया? आया? ओए बच्चों, ओए सुनो 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 सुनो, ओए इधर उधर फ़ोन मत चलाया करो, सिर्फ मेरे से बात करा करो, ठीक है? इधर उधर मत देखा करो, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर फोकस करा करो। बात करते हैं किसकी? कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट क्या होता है? व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। सर कैश डिस्काउंट पता है क्या होता है? अब तुम सोचो, मैंने यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया, मैंने यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया, उसने बोला कि सर अकाउंट्स भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्काउंट दे दिया उसने। उसके पेरेंट्स ने बोला सर कुछ और डिस्काउंट हो सकता है क्या? मतलब उनका मन नहीं मान रहा था, उनको चाहिए था और कुछ डिस्काउंट हो सकता है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल डिस्काउंट हो सकता है। बोले सर बताओ कैसे दोगे और डिस्काउंट? मैंने बोला देखो पूरे साल आप मेरे को फीस दोगे हर महीने, हर महीने ना देके पहले ही महीने के अंदर मेरे को पूरे साल की फीस दे दो, मैं आपको 10% का और डिस्काउंट दे दूंगा। सर दोबारा बोलना, दोबारा बोलना। मैंने बोला हर महीने फीस ना देके 12 महीने की फीस मुझे पहले महीने में ही दे दो सारी की सारी, और मैं आपको 10% का क्या दे दूंगा? और डिस्काउंट दे दूंगा। दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। तो बच्चों यहाँ पर पता है क्या हुआ? मैंने प्रॉम्प्ट पेमेंट का बोला उनको। क्या बोला? प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब क्या है? इमीडिएट पेमेंट। अगर आप विद इन 1 मंथ या अभी के अभी मेरे को सारे के सारे पैसे दे दोगे तो 10% का और आपको क्या दे दूंगा? डिस्काउंट दे दूंगा। भाई इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? टाइमली पेमेंट डिस्काउंट। ठीक है, मेरे टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप पैसे दे दोगे तो मैं आपको और डिस्काउंट दे दूंगा। दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। रे समझा कि नहीं समझा रो बच्चों? बच्चों लोग समझे नहीं समझे? यस समझे ना? यस। आप बात करते हैं रिबेट की। ये सब 11th का है और ये आपके कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं आएंगे आप लोगों के एग्जाम के अंदर। रिडक्शन इन द सेल्स वैल्यू ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स और एक्सेस सप्लाई। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना रिबेट का मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर आप, मान लो मैंने एक दुकानदार से शर्ट परचेज करी, या मुझे एग्जांपल देने की आदत जो है ना बहुत अच्छी है। मतलब मैं हर चीज़ एग्जांपल से समझा देता हूँ और फिर फटाफट से आपको थ्योरी पढ़ा देता हूँ, बच्चा कनेक्ट कर लेता है। मैं एक शर्ट परचेज करके लाया वाइट कलर की, अगले दिन मेरा फेयरवेल था 12th क्लास का।
मैंने रात को एकदम शर्ट ओपन करी, मैंने देखा उसके अंदर इतना बड़ा येलो कलर का स्पॉट। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा भैया देखना, 1000 रुपये की मैं आपसे अभी 1000 रुपीज़ की मैं आपसे शर्ट लेकर गया और उसके अंदर येलो कलर का क्या निकल गया सर, स्पॉट निकल गया, मेरे को दूसरी शर्ट दो। उसने बोला भाई देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं नई शर्ट निकाल के देता हूँ, या एक काम करते हैं, इस शर्ट में 200 रुपये मैं आपको वापस कर देता हूँ, ये शर्ट आपको कितने की पड़ेगी, 800 रुपये की। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अभी घर पे जाके मम्मी से इसको धुलवा लेता हूँ, 200 रुपये थोड़ी ना लगेंगे धोने के अंदर, ठीक है। इसको क्या बोला, रिबेट। तो रिबेट कब मिलता है, दुकानदार आपको रिबेट देता है जब सामान कैसी क्वालिटी का होता है, या तो पुअर क्वालिटी का होता है, या फिर उसके पास इतना सारा स्टॉक पड़ा हुआ है और उसको स्टॉक को क्या करना है सर, क्लियर करना है, एक्सेस स्टॉक पड़ा हुआ है उसके पास और वो चाहता है स्टॉक क्या हो जाए सर, खत्म हो जाए। अब जैसे कार्स होते हैं ना, कार्स दिवाली के टाइम पे आप देखते हो गाड़ियों के अंदर कितना डिस्काउंट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं सर, रिबेट बोलते हैं, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां हैं ना, उनको क्या करना है सर, अपना स्टॉक क्लियर करना है। ये कौन देता है आपको, सेलर देता है आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड, जब सामान बिक जाता है उसके बाद आपको ये डिस्काउंट मिलता है। तो तीन तरह के डिस्काउंट कौन कौन से हो गए सर, एक ट्रेड डिस्काउंट हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया, और बच्चा लोग एक क्या हो गया, अपना रिबेट हो गया। समझे नहीं समझे, समझ गए सर, वेरी गुड। गुड्स का मतलब तो जानते हो ना, गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल और विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट विच आर ऑल्सो मेंट टू बी सेल्ड। तो गुड्स दो चीज़ें होती हैं, या तो आप उसको खरीदोगे और ऑन द स्पॉट उसको क्या कर दोगे सर, बेच दोगे, उसको खरीदोगे और ऑन द स्पॉट उसको क्या कर दोगे, बेच दोगे। या फिर दूसरा क्या हो सकता है सर, आपने उसको खरीदा है, उससे कुछ फिनिश गुड्स बनाओगे और उसको फिर सेल करोगे। जैसे मान लो मैंने कैरेट परचेज करी, गाजर परचेज करी, उससे मैंने गाजर का हलवा बनाया और फिर गाजर के हलवे को क्या करा सर, बेचा, तो मेरे लिए वो जो कैरेट है ना वो क्या हो गई सर, गुड्स हो गई, ठीक है। सर क्या एग्जाम्पल देते हो सर, सर्दी के अंदर सर मन कर गया खाने का, अब खिलाओ भी हमें। थस फॉर द फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स इज टर्म्ड एज गुड्स। तो एक फर्नीचर का डीलर है, अंकल जो है फर्नीचर की दुकान खोल के बैठे हुए, उनके लिए टेबल और चेयर क्या हो जाएगी भाई, गुड्स हो गई। लेकिन वही टेबल और चेयर जब मैं परचेज करूंगा तो मेरे लिए वो गुड्स नहीं है, मेरे लिए वो एसेट्स है। वाइल फॉर अदर्स फर्नीचर इज टर्म्ड एज एन, हाँ मेरे लिए क्या हो गई, एसेट हो गई, जो चीज़ मुझे कमा के दे। तो दोस्तों मेरा फर्नीचर भी मुझे कमा के देता है, ठीक है। ठीक है सर, बात करते हैं कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। द रिसोर्सेज गिवन अप आर द मनी और मनी इक्विवेलेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कॉस्ट का मतलब सीधा सा एक चीज़ है, किसी भी चीज़ को, गुड्स को बनाने का, सर्विसेज को देने के कुछ ना कुछ क्या लगते हैं सर, पैसे लगते हैं, दैट इज नोन एज कॉस्ट। मान लो मेरे हाथ में पेन है, पेन पेन, ये पेन मैंने बनाया, इसको बनाने का खर्चा कितने का, 20 रुपीज़, ठीक है। इसको क्या बोला मैंने, कॉस्ट बोला, कॉस्ट। वाउचर क्या होता है, वाउचर, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स ऑथराइजेशन टू पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो वाउचर एक जो ना डॉक्यूमेंट होता है जिससे एविडेंस होता है कि येस बिजनेस के अंदर ये खर्चा हुआ था। तो जैसे मान लो अगर आप बोल रहे हो कि सर मेरे बिजनेस के अंदर ये खर्चा हुआ है, तो मैं बोलूंगा दिखा भाई, प्रूफ दिखा, प्रूफ। तो एक वाउचर एक किसका काम करता है सर, प्रूफ का काम करता है, ठीक है। चलो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई सर, आपका एक्सपेंडिचर, और ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है भाई, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है और बच्चे बार बार इसको भूल जाते हैं कि सर ये एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर का सीधा सा मतलब क्या होता है दोस्तों, खर्चा। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है सर, खर्चा। खर्चा तो सर हम बहुत करते हैं, खर्चा तो हम बहुत करते हैं। सेविंग करते हो बच्चे लोग, तुम लोग सेविंग्स करते हो नहीं करते, बोलो कौन कौन से बच्चे सेव करते हैं, मेरे को बताओ नीचे। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुमको पता चल चुका है कि 12th क्लास तक टीचर जैसे हाथ पकड़ के पढ़ाते थे वैसा कोई पढ़ाने वाला हमें नहीं मिल रहा। लेकिन इस केस के अंदर आपको मिल रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाने वाला, तो भी तुम लोगों से लाइक और नीचे कमेंट नहीं हो रहा है ना, बैठे हुए आराम से। एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखो एक्सपेंडिचर जो है ना तीन तरीके के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब पढ़ेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो एक्सपेंडिचर का मतलब सीधा सा होता है सर खर्चा, ठीक है, जो हमने कर दिया। इट इज़ द अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग एसेट। या तो आपने कोई एसेट परचेज करा या गुड्स करा या कोई कहीं से आपने सर्विसेज ली। जैसे मान लो मैं ब्यूटी पार्लर में गया, मसाज करवा के आया, तो दोस्तों वो क्या हो गई, सर्विसेज लेना। इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, अब खर्चे को कैसे कैटेगराइज कर सकते हो दोस्तों, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक क्या होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, आसान भाषा में समझाऊं पहले, आसान लैंग्वेज के अंदर, कि टेक्निकल पढ़ा दूं सीधा, सर आसान समझाओ पहले हमें। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, दो, देखो 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 देखो, पहले इजी इजी समझा देता हूँ। तो एक होता है सीई जिसको बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है आरई जिसको बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों एन बड़े बड़े खर्चे, जो तुम बड़े बड़े खर्चे करते हो, मान लो हम एक एसेट परचेज करके आए, दोस्तों मैंने एक बिल्डिंग परचेज करी, वाह सर मैंने एक मशीनरी परचेज करी, वाह सर। तो बिल्डिंग क्या होती है, छोटी होती है बड़ी होती है सर, बड़ी बड़ी होती है सर, करोड़ों रुपए की आती है सर, मशीनरी की लाखों रुपए की सर, मशीनरी हमने क्या करी सर, परचेज करी। तो ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सर ये बिल्डिंग और मशीनरी मुझे क्या करके देंगे सर, सालों साल पैसे कमा के देंगे, ठीक है।
ये सालों साल मुझे पैसे कमा के देंगे, तो इसलिए मैंने इनको क्या बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि आपको सालों साल आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं और आपको 1 ईयर से ज़्यादा का क्या देते हैं, बेनिफिट देते हैं। अब जैसे मान लो ये लैपटॉप हो गया जिसके अंदर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सालों साल इसको मैं चलाऊंगा, इससे वीडियोज़ बनाऊंगा और आप लोगों को सर्विसेज दूंगा। ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा बात करते हैं सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं सर रेगुलर नेचर के एक्सपेंसेस। जैसे मान लो मैं अपने स्टाफ मेंबर को सैलरी पे कर रहा हूँ, या फिर तुम सोचो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, या मैंने रेंट पे करा, हर महीने होना है ना सर ये, तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। सर इसका जो बेनिफिट है ना, वो 1 महीने के अंदर क्या हो जाता है सर, खत्म हो जाता है। या 1 महीने छोड़ो, विद इन 1 ईयर क्या हो जाता है, इनका बेनिफिट खत्म हो जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा आप लोगों को मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया स्मॉल, छोटे छोटे खर्चे, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, और ये हो गए बड़े बड़े खर्चे। ठीक है, चलो अब पढ़ लेते हैं फटाफट से क्या लिखा हुआ है। एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो देखो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को आप क्या कर रहे हो सर, इंक्रीज कर रहे हो। मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था, मैंने एक और फ्लोर बना दिया, दैट इज सेकंड फ्लोर बना दिया। तो ये भी एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक फ्लोर बना हुआ था, मैंने एक और फ्लोर बना दिया। नई बिल्डिंग तो परचेज नहीं करी ना, लेकिन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के अंदर ही कुछ मैंने ऐसी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करवाई, कुछ ऐसा उसके अंदर रिनोवेशन करवाई जिससे उसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, उसको भी क्या बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो या तो मैंने एक्वायर करा, एक्वायर का मतलब परचेज, या वैल्यू इंक्रीज कर दी किसकी, एसेट की, इट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो या तो नई एसेट परचेज करी, या पुरानी एसेट्स की वैल्यू आपने क्या कर दी सर, बढ़ा दी। एज सच द अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को बनाने का खर्चा, प्लांट फर्नीचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। तो देखो ध्यान से, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को क्या करते हैं सर, इंक्रीज करते हैं। बड़े लोग आपको वीडियोस में देखते हुए मिल जाएंगे, सर कुछ ऐसा खर्चा करा करा करो जिससे आपकी अर्निंग्स इंक्रीज हो जाए, ना कि कुछ ऐसे खर्चा करा करो जिससे उसकी वैल्यू क्या हो गया, जीरो। जैसे मान लो आज आपके पास 80,000 है, कितने पैसे, 80,000। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसे आईफोन खरीद लो, या फिर आप इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स परचेज कर लो। क्या परचेज कर लो, शेयर्स। सर आप मेरे से बोलोगे आप क्या करोगे, मैं तो शेयर्स परचेज करूंगा ना भाई, मेरे पास तो है ना ये, तो मैं तो नहीं खरीदूंगा इसको, मैं तो क्या करूंगा, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर परचेज करूंगा। इसकी वैल्यू क्या होती रहेगी दोस्तों, इंक्रीज होती रहेगी। ये जो शेयर्स है ना, ये मेरे लिए क्या है सर, एसेट है। इसकी क्या है, एसेट है। और ये जो आईफोन है, अगर आप व्लॉगिंग करते हो, अगर आप इसे व्लॉगिंग करोगे, पैसे कमाओगे, तो आपके लिए एसेट है, वरना ये आपके लिए क्या है दोस्तों, लोग वेस्ट है। बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर आप खत्म कर दोगे, उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सेट्रा। ठीक है, इनकम जो बेनिफिट है 1 महीने के अंदर खत्म हो जाता है। बोलो समझे, समझे नहीं समझे, यस सर समझ गए। अब बात करते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर इसको कैसे समझाओगे, तो इसके लिए मेरे को एक एग्जांपल देना पड़ेगा, एग्जांपल को ध्यान से सुनना। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जो है ना नया नया कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करा। क्या ओपन करा, कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करना था, इनॉग्रेशन था। कोचिंग इंस्टीट्यूट का मेरा क्या था, इनॉग्रेशन था। ठीक है, अब जो भी बातें मैं बोलने वाला हूँ ना, एकदम सच सच बात है दोस्त। ठीक है, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अब मेरे को पहली बार उसके अंदर कदम रखना है, तो मैंने सर यहाँ पे क्या लगा रखा था, रिबन। क्या है ये, रिबन। रिबन काट के हम लोग क्या करने वाले थे सर, घुसने वाले थे। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मैं इतना पॉपुलर थोड़ी ना हूँ, मेरा चेहरा थोड़ी ना हर कोई जानता है। आगे चल के मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, जैसे जैसे वीडियो के अंदर व्यूज़ बढ़ते जाएंगे, आप लोग मुझे पॉपुलर कर दोगे। अभी रिबन था, अब रिबन को मेरे को क्या करना है सर, काट के अंदर घुसना है। सर ऐसे काटोगे, हाँ ऐसे काट के अंदर घुसना है। तो मैंने रिबन कटिंग सेरेमनी के अंदर जो है ना, के को बुलाया। सर के बोले तो कैटरीना कैफ। ओ सर, यस। तो मैंने कैटरीना कैफ, सर स्पेलिंग नहीं आती आपको, स्पेलिंग आती है। तो मैंने रिबन काटने के लिए किसको बुलाया, कैटरीना कैफ को बुलाया। तो बच्चों, स्कूल के सारे बच्चे स्कूल छोड़ छोड़ के आ गए रिबन कटिंग सेरेमनी में। उनको ये नहीं था पढ़ने को मिलेगा, उनको ये था कैटरीना कैफ को देखने को मिल जाएगा। तो हम चलते सर रिबन काटने के लिए, अरे कटवाने के लिए। ठीक है, तो कटवाने के लिए नहीं, रिबन काटने के लिए। ठीक है, तो मैंने कैटरीना कैफ को बुलाया। अब भैया कैटरीना कैफ ने कितने पैसे लिए पता है तुम लोगों को, रिबन काटने के? झूठ नहीं बोल रहा मैं, सच बोल रहा हूँ। पता है कितने पैसे दिए मैंने? पूरे 5 करोड़। सर इतने पैसे? यस, 5 करोड़ रुपीज़ दिए मैंने कैटरीना कैफ को रिबन काटने के। और सिर्फ रिबन काटने के लिए मैंने बोला, दो आपको ऐड भी करने हैं। दो मैंने क्या करवाए सर, ऐड करवाए, ऐड। और वो टीवी पे आएंगे। वो किस पे आएंगे, टीवी पे आएंगे। एक बात बताओ, जब आप टीवी जब देखते हो तो ऐड सालों साल चलते रहते हैं। तो आज मैंने ऐड शूट करवा दिया तो थोड़ी ना वो ऐड 2-3 महीने चलेगा, वो तो सालों साल वो क्या चलेगा सर, ऐड चलेगा। मान लो ये ऐड चलने वाला है 5 ईयर्स तक।
अब सर इस ऐड से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा? यस सर, आपको बेनिफिट मिलेगा। सर कैसे बेनिफिट मिलेगा? सर मेरी जो सेल्स है ना वो क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे बाईजूस वाला ना, बाईजूस वाले ने शाहरुख खान से ऐड करवाया था, नहीं करवाया था? यस सर। सर वेदांता वाला था, वेदांता वाला वेदांतु वेदांतु था, उसने ऐड किससे करवाया था सर? आमिर खान से ऐड करवाया था। सर क्यों करवाया था? बिकॉज इन लोगों की फैन फॉलोइंग है और इनसे ऐड करवाएंगे तो इनके जो इनके बोलने से पब्लिक क्या करती है सर, ज्वाइन करती है सर। अब तुम सोचो, मैंने ये 5 करोड़ रुपए दिए, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे कितने सालों तक मिलेगा? 5 सालों तक बेनिफिट मिलेगा बच्चों लोग। कितने सालों तक बेनिफिट मिलेगा? 5 साल तक। और क्या ये मेरा खर्चा है कि ये मेरा एसेट है? भाई मान के चलेंगे, जो 5 करोड़ आपने जो खर्च करे ना सर ऐड के अंदर, ये आपका एसेट है। क्योंकि 5 सालों तक आपकी कंपनी की सेल्स क्या होएगी सर, इंक्रीज होएगी, आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट ज़्यादा आएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा आएंगे। तो बेटा ऐसे खर्चों को हम लोग पता है क्या बोलते हैं? दिस इज लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। बड़े बड़े लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है और इनका बेनिफिट सिर्फ 1 साल तक नहीं मिलेगा, इनका बेनिफिट मिलेगा 5 ईयर्स तक। तो पता है यहाँ पर आपका अकाउंट्स क्या बोलता है? कहता है अगर आपको बेनिफिट 5 सालों तक मिलेगा ना, तो इस खर्चे को भी आप 5 सालों तक अपने किसके अंदर दिखाओगे? एक्सपेंसेस के अंदर दिखाओगे। मतलब कहने की बात क्या है, जैसे मान लो मैंने खर्चा करा 2021 के अंदर कितने का? 5 करोड़ का। तो ये मैं पूरा का पूरा खर्चा 5 करोड़ का पहले साल में नहीं दिखा सकता, मुझे ये खर्चा स्प्लिट करके 5 सालों तक दिखाना है। मतलब 5 करोड़ का बेनिफिट अगर मुझे 5 साल तक मिलेगा तो हर साल कितने का आप तुम सोचो बेनिफिट मिलेगा? 1 करोड़ का। ठीक है। या फिर ये जो खर्चा जो मैंने जो करा, ये कितने सालों में जीरो हो जाएगा सर? 5 सालों में जीरो हो जाएगा। तो 2021 के अंदर मैं खर्चे में कितने पैसे दिखाऊंगा? 1 करोड़। फिर 2021 और 22 में मैं कितने खर्चा दिखाऊंगा एडवर्टीजमेंट का? 1 करोड़ का खर्चा दिखाऊंगा। फिर 2022-23 में कितने का खर्चा दिखाऊंगा एडवर्टीजमेंट का? सर 1 करोड़ का खर्चा दिखाऊंगा। ठीक है। और बाकी के खर्चे को मैं क्या करूंगा? जैसे मान लो पहले साल मैंने खर्चा दिखाया 1 करोड़ का, तो बाकी का 4 करोड़ का मैंने क्या दिखाया सर? एसेट दिखाया। फिर मैंने 1 करोड़ का खर्चा दिखाया, फिर मैंने 3 करोड़ का क्या दिखाया? एसेट दिखाया। फिर मैंने 1 करोड़ का खर्चा करा, फिर मैंने 2 करोड़ का क्या दिखाया? एसेट दिखाया। इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब आपने जो खर्चा जो था ना पहले साल में ना दिखाकर, आपने उसको 5 सालों तक दिखाया। कितने सालों तक दिखाया बच्चों? 5 ईयर्स तक आपने उस एक्सपेंसेस को दिखाया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आगे ट्रांसफर कर देना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दीज आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर। रेवेन्यू इन नेचर मतलब ये ऐसे खर्चे हैं जो कि आपको पैसे कमा के देंगे, बट द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी डिराइव्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर। जिनका बेनिफिट काफी सालों तक आपको मिलेगा। सच एक्सपेंडिचर आर टर्म्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका जो एग्जाम्पल है क्या बोलते हैं? लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब देखो डिटेलिंग के अंदर तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जा सकता था, थोड़ा ऊपर ऊपर से मैंने फिर भी आप लोगों को समझा दिया कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने क्लास 11th में भी इतने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। मतलब कहने की बात क्या है, जो 5 करोड़ का मैंने आज खर्चा करा ना, उसको मैं आज के आज ना दिखा के अगले 5 सालों तक मैं उसको दिखाऊंगा। हर साल 1-1 करोड़ रुपए मैं उसको दिखाऊंगा खर्चा 5 सालों तक, क्योंकि वो 5 ईयर्स तक मुझे क्या देने वाला है सर? बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई? तो दोस्तों ये आपकी क्या थी, एक बेसिक सी वीडियो थी जो कि मैंने आपको कवर अप करवाने की कोशिश करी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी तो क्या करना है ना आप लोगों को, भैया वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना आपको वीडियो कैसी लगी। और इस सीरीज़ को शुरू से लेकर एकदम एंड तक देखते रहना, ताकि आप लोगों की अकाउंट्स में सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। ठीक है, बाय 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 बाय।